नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ में कोई राज की बात नहीं है और बात भी थोड़ी हर्ष की इस बार कम है। क्यों? क्योंकि दुनिया के फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप और देश के फ्रंट पर राहुल गांधी सिर्फ अराजकता, सिर्फ एनार्की, सिर्फ अफवाह, सिर्फ असत्य वचन कहता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं क्योंकि झूठ कहना वो संसदीय परंपरा में नहीं माना जाता है। तो संसदीय जो परंपरा में बैठे लोग हैं, जो सांसद में हैं, वो तो इसको निभा नहीं रहे, लेकिन हम कहते हैं कि राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों असत्य वचन, अफवाह से अराजकता की ओर दुनिया को ले जाना चाह रहे हैं। दोनों मिला भी हुआ है, एक दूसरे से कहें, एक को कुछ और चाहिए, सत्ता मिल गई है लेकिन उसको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, एक को न सत्ता मिल रही न प्रतिष्ठा मिल रही, और दोनों के निशाने पर कौन है? दोनों के निशाने पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शुरू राहुल गांधी से ही करना चाहिए। बिल्कुल, घर से शुरुआत करना अच्छा, घर से ही शुरुआत करना क्योंकि अच्छा घर पे काफी बवाल है। वो प्रोफेसर बन गए हैं। कल एक प्रोफेसरशिप थी, आज बेंगलुरु में एक प्रोफेसरशिप थी। सर पे राहुल सर बन गए। राहुल सर बन गए हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। हाँ, खास बात ये है। अच्छा, आप देखिए ना कि जो राहुल गांधी ने जो पूरा प्रेजेंटेशन दिया, लगभग 1 घंटे 11 मिनट का था शायद, और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि वोट की चोरी हो गई है। जरा शब्दों का चयन देखिए कि मतलब लगातार पहले कभी लंदन में, कभी किसी दूसरे देश में, कभी अमेरिका में ये बताया जाता रहा कि देश में, भारत में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर चुनाव में रिग करके नरेंद्र मोदी आ गए। पहले ईवीएम था, अब ईवीएम वाली चीज़ें नहीं साबित हो पा रही, तो उसके बाद अब ये लेकर आ गए चुनावी सूची। अच्छा, खास बात यह है कि जिस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो विरोध हो रहा है, जब कर्नाटक में आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, तो ये समझ में आता है कि वाकई SIR की जरूरत क्यों है। मुझे लगता है कि SIR के ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश वो खुद कर रहे हैं, पर बात यहां सिर्फ इतनी नहीं है। वो कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को, हर संवैधानिक संस्था को, सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको कहा जाता है कुछ, तो उनकी बहन और पूरी पार्टी लग जाती है बताने में कि भाई कैसे सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकता है। और मेरा वचन ही मेरा शासन, जब कहा गया कि शपथ पत्र दे दीजिए, तो मतलब फिल्म देखी थी आपने गोविंदा वाली, याद आ रही है हर्षवर्धन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से राहुल गांधी के झूठों की जो श्रृंखला है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पता नहीं कौन सा पार्ट या कौन सा सीजन है, इसमें एक बार फिर से लेकर आए और दूसरे दिन ही इसका जो है पूरा सब खुल के रह गया सामने। क्योंकि 2 नाम उन्होंने विशाल सिंह और आदित्य श्रीवास्तव के जो लिए और बताया कि, और देखिए आप ये देखिए कैसे किसी की जो है, एक समय ये लोग थे कह रहे थे कि आधार से लोगों की आइडेंटिटी जो है सामने आ जाएगी, और कैसे 2 लोगों की आइडेंटिटी, और वो भी गलत तरीके से। एक आदमी को बता दिया आदित्य श्रीवास्तव को कि उसका मुंबई में भी वोट, लखनऊ में भी वोट और बेंगलुरु में भी वोट, और विशाल सिंह का जो है लखनऊ और बेंगलुरु में वोट। दूसरे दिन ही चुनाव आयोग ने जब पूरा जो एपिक नंबर था ठीक उसी तरीके से बता दिया कि भाई ये तो सिर्फ वहीं पर है जो कर्नाटक की जो सीट है। लेकिन इस पूरे मसले पे हर्षवर्धन मैं दूसरे उस पे आना चाहता हूँ। क्या राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जितनी जोर से वो बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, वो झूठ बोलते रहेंगे, उनका कोई कुछ कर नहीं पाएगा? पिछली बार भी मैंने यही बात कही थी कि वो इतने बड़े आदमी है कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद, देशभक्त पे सवाल उठने के बाद भी वो शख्स लगातार इस तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ हो नहीं सकता क्या इस आदमी का? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र की विडंबना कहें या यूं कहें, जो आपने कहा ना कि शायद वो कानून से ऊपर है, कानून से ऊपर नहीं है। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए। राहुल गांधी चाहते हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाए। राहुल गांधी चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार पर नए सिरे से तानाशाही वाले आरोप चस्पा कर सके। अब इसको डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली कैसे लड़ेंगे, ये नरेंद्र मोदी को तय करना है, लेकिन संस्थाओं को वो कैसे डिवीन कर रहे हैं, आप जरा इसको मतलब इसको ज्यादा बात करनी चाहिए। चुनाव आयोग लगातार चुनाव करा रहा है, चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगता रहता है, चुनाव आयोग उसको करेक्ट करता रहता है। कमाल की बात यह है, जो जानना सबसे जरूरी है, चुनाव आयोग की अपनी कोई पूरे देश में मशीनरी नहीं। एक भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग का दिल्ली में कार्यालय है, दूसरा हर राज्य की राजधानी में राज्य चुनाव आयोग होता है। जिले में चुनाव का कोई अपनी मशीनरी नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, यानी सरकार की जो मशीनरी होती है, वही चुनाव आयोग होता है। उसी के अधिकारी वही सब BLO होते हैं, कर्मचारी, शिक्षक वही सब BLO होते हैं। जिस बेंगलुरु में जाकर उन्होंने शुक्रवार को ये सब किया, उस बेंगलुरु में किसकी सरकार है?
कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस कांग्रेस की। सिद्धारामैया मुख्यमंत्री है, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री है। वहां चुनाव कब हुआ था? वहां चुनाव विधानसभा के बाद लोकसभा का हुआ, यानी मशीनरी उन्हीं के पास थी। महाराष्ट्र में चुनाव लोकसभा के बाद विधानसभा का हुआ था। तो ये बहुत साफ तरीके से अगर देखें तो मशीनरी तो उन्हीं के पास थी। मशीनरी किसके पास थी? और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं निजता का हनन छोड़िए, क्या आदित्य श्रीवास्तव को इस तरह से आपने चिन्हित किया? कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से बौराए हुए घूम रहे हैं, राहुल गांधी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पास जिस तरह से कह रहे हैं कि इस देश के चुनाव आयोग को आग लगा दो, राजीव कुमार को सड़क पर घसीट कर ले आओ, इस तरह की बात कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी के जो तगड़े वाले समर्थक हैं वो कह रहे हैं। आपको याद होगा इल्तिजा मुफ्ती ने पूछा था कि क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में भी स्विमिंग पूल है या नहीं? मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे। क्या इस देश को एनार्की की तरफ ले जाने की कोशिश है? क्या इस देश की संस्थाओं को इस तरह से खत्म बताकर, कमजोर करके राहुल गांधी इस देश में अराजकता चाहते हैं? और सोचिए जरा, क्या ममता बनर्जी उनको 2011 से 2026 आने जा रहा है अगले वर्ष, क्या कोई हरा पाया? नहीं हरा पाया। केरल में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अभी तक इनरोड्स बना पाई? नहीं बना पाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी जो पार्टियां मजबूत हैं, क्या वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती? और राहुल गांधी क्या नासमझी की बात ये व्यक्ति करता है भाई, करेंगे एंटी इनकम्बेंसी दिखी नहीं रही। पहला पॉइंट यही था, पहला पॉइंट यही था। और आखिरी पॉइंट क्या था? 25 सीटें। ऐसे कौन कहेगा कि अच्छा ये 25 सीटें हम हार रहे हैं, उसको ठीक कर लेंगे? ऐसा गणित तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। ये तो ज्योतिषियों से भी बड़े ज्योतिषी हो गए। और जरा सोचिए, पूरी आप एनालिसिस देखिए तो कोई पूछ ले भैया कि महादेवपुरा का आप कर रहे थे, तो महादेवपुरा सीट तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। परंपरागत सीट है। 2008 में बनी, 2008 से लगातार 2008, 13, 18 और 23 लगातार जीतते रहे। सवाल यहां यह है कि क्या राहुल गांधी देश में अराजकता करने की एक और असफल कोशिश कर रहे हैं, कहीं सफल न हो जाए? सवाल दूसरा यह है कि देश के लोग क्या इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो आज की राहुल कांग्रेस है उसको फिर भी उस पर भरोसा करेंगे? सवाल नंबर 3 यह है कि क्या अराजकता फैलाने में दूसरे सहयोगी दल भी वो साझीदार हो रहे हैं? ये सोचना चाहिए। और क्या सर्वोच्च न्यायालय यूं ही चुपचाप देखता रहेगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा? क्योंकि एक टिप्पणी उन्होंने किया कि सच्चा भारतीय नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, तो प्रियंका आ जाती है। और हर चीज में प्रियंका और राहुल एक दूसरे को प्रमाण दे रहे हैं। इससे भी समझ में आता है कि दोनों की प्रामाणिकता कितनी संदिग्ध है। और आज तो हमने वो वीडियो देखा, सोशल मीडिया पर चल रहा है, डाला हुआ है राहुल जी ने, कि 80 के दशक में वो प्रियंका ले ही घर में बनाते थे और फिर रात में जाके पोस्टर चिपकाते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बेचारे सोच रहे होंगे कि अरे जब सब राजीव, राहुल, प्रियंका यही सब लोग करते थे तो हम क्या करते रहे भाई। और मतलब सही में इसके बावजूद आप इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं? कभी बाइक मैकेनिक, कभी ट्रक ड्राइवर फोटोशूट, कभी खेत में रोपाई का फोटोशूट, कभी कुलियों के साथ फोटोशूट। मतलब किसी भी तरह से जननायक बनने में इस देश के लोकतंत्र को लगातार राहुल गांधी निशाने पर ले रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है। नहीं, देखिए, जननायक कोई जो है इस तरीके से स्लोगन से नहीं बन जाता, उसके लिए जेपी होना पड़ता है। लोकनायक का उनको जो उपाधि मिली थी उन्होंने खुद को नहीं दी थी, वो लोगों ने उनको दी थी। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि 80 के दशक में ये लेई तब लगाते थे जब उनके पिताजी राजनीति से रिलेक्टेंट थे, जब वो पायलट हुआ करते थे राजीव गांधी। अगर इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ना हुई होती, उनकी हत्या ना हुई होती, तो शायद राजीव गांधी का पदार्पण भी ना होता राजनीति में। एक बड़ा अच्छा आपने राजशोर याद दिलाया। ये देश क्यों झेले भाई? राजीव जी की इच्छा नहीं थी, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। सोनिया जी की इच्छा नहीं थी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हो गई। अब राहुल जी की भी इच्छा नहीं, सत्ता जहर है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करे ये देश? क्यों गांधी परिवार सब कुछ छोड़ के? अरे भाई अपना काम करो ना। क्या छिपाना है, क्या बचाना है? कौन सा डर है कि सत्ता चाहिए ही चाहिए? मुझे लगता है ये सवाल देश के लोगों को सोचना चाहिए। बड़ी बात ध्यान में दिलाई कि भैया हमको इच्छा नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाई अगर आप नौसिखिए हैं, राजनीति नहीं जानते हैं, तो क्यों इतने बड़े देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ऐसे कमजोर करने में लगे हुए हैं? ये तो और गड़बड़ है ना कि अनमने मन से आप इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं या उस महत्वपूर्ण कुर्सी को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये जो अनमनेपन की बात है, अनमनेपन का तो ये था, आपने ठीक किया, राजीव गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी का भी नाम लिया। और सोनिया गांधी ने तो भारतीय नागरिकता तक नहीं ली थी लंबे समय तक, शादी के बाद भी नहीं ली थी, पुत्र पुत्री होने के बाद भी नहीं ली थी, बाद में उन्होंने ली, क्योंकि उनको लगता था कि राजनीति नहीं। और दादी ने, जैसा इन्होंने बताया, कहा ही था कि राजनीति जहर है, तो शायद वो जहर का जो घूंट पीने के लिए पहले राजीव गांधी है। और मैं फिर कहता हूं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु ना हुई होती तो शायद राजीव गांधी का पदार्पण अभी
कहीं आसपास नहीं था। लेकिन राहुल और प्रियंका इतने सक्रिय थे कि वो लई लगाते थे और पोस्टर लगाते थे। अच्छा, पोस्टर लगाने जाते कहाँ थे ये इतनी सुरक्षा वाला जो परिवार था? अपने घरों पे ही लगा सकते ना पोस्टर, या कहीं स्कूल में जाते थे, कहीं गलियों में जाते थे। कांग्रेस के जो असंख्य कार्यकर्ता थे, क्योंकि देखिए उस समय तक तो कांग्रेस का ही बोलबाला था, उनका कार्डर था, सब जगह उनके लोग ही हुआ करते थे। और ये लोग तो एक राजवंश की तरह रहे कि जब भी निकले, प्रियंका अगर अमेठी गई हैं तो वहां पर जाके लोगों को डांटती थी कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने उस आदमी को चुनाव जिता दिया। इमोशनल कार्ड खेलती थी कि हमारा आपके साथ में पारिवारिक संबंध इस तरीके से है। तो कुल मिला के पहला तो झूठ ही है। अच्छा, दूसरा झूठ, उसमें एक जरा तर्क देखिए कैसे कैसे बचकाने दिए गए और कितनी तेजी से बार बार झूठ बोलकर ये कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा हो गया, चुनाव आयोग जो है हमारे जवाब देने के बजाय कैसे हमें मतलब जो है डेविएट कर रहा है और हमारे ऊपर भाजपा की तरफ प्रहार कर रहा है। एक उन्होंने दिया कि भाई ये जो महादेवपुरा, जब पूरा सेंट्रल बेंगलुरु का उदाहरण दे रहे हैं कि सब जगह से हारे और एक जगह से जीत गए। ये भी गलत है। अच्छा, मैं एक बात तो गलत है, इसके अलावा मैं आपको ऐसी तमाम सीटें बता सकता हूँ। नहीं, पहले इसको ही जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि अकेली सीट थी जिस पर भाजपा जीत गई और इतना बड़ा लीड ले लिया, हम सब जगह जीते। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा में से दूसरी विधानसभाओं में भी जीती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई वहां जो होती है और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की लीड लेके जाती है। अब ये तो बड़ा विचित्र है, कोई कह दे कि अच्छा लोकसभा में जीते थे तो विधानसभा, तब तो ये चाह रहे हैं कि एक राजवंश को सत्ता सौंप दी जाए और गांधी परिवार के चरणों में पूरा भारत का लोकतंत्र समर्पित हो जाए। नहीं, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण उड़ीसा रहा है। एक ही समय में लोग नरेंद्र मोदी को चुनते थे और नवीन पटनायक को चुनते थे। दिल्ली देख लीजिए कि एक ही समय में लोग जो है नरेंद्र मोदी को चुनते थे, अरविंद केजरीवाल को चुनते थे। तो अब इस तरीके से करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि 5 या 6 विधानसभा सीटों से मिलकर या 8 विधानसभा सीटों से मिलकर जब एक संसदीय क्षेत्र बनता है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि पता चला कि 4 में आप हार गए और 5वीं से इतनी लीड ले ली। मैं आपको बताऊं, कानपुर में एक सीट है बिल्हौर। बिल्हौर में उसमें चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर सब सीटों से हारती थी भारतीय जनता पार्टी और एक कल्याणपुर की सीट थी, वहां जीत जाते थे। अभी महाराष्ट्र का चुनाव आया, उसमें कांग्रेस जीती है। मालेगांव से अकेले जो है आप देख लीजिए कि पूरी उन्होंने पूर्ति कर ली और वहां से जीत गए। तो ये इस तरीके के जो बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, जोर जोर से कहा जा रहा है, तो इसके पीछे एक डिजाइन समझिए। बाहर से जो है ट्रंप साहब धमका रहे हैं, अंदर से उनको ये ऊर्जा कहां से मिल रही है ये समझने की बात है। उनको लग रहा है कि यही सही मौका है कि चूके मत चौहान। क्या चूके मत चौहान तो बड़ा पॉजिटिव शब्द में कहा जाता था, मोहम्मद गोरी को मारना था, लेकिन यहाँ पर तो जो है गोरी वालों को, जो बाहर के आक्रांता है, उनको ही पूरी तरीके से इस तरीके से चीजें की जा रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जो आरोप लगाया कि हम ये सबूत दिए हैं, लेकिन सबूत दे दिए तो शपथ पत्र देने में दिक्कत क्या है, एक डिक्लेरेशन देने में दिक्कत क्या। आप मोबाइल फोन भी लेते हैं, जब कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसको पढ़ने के बाद आपको उसको एग्री करना पड़ता है। इस तरीके की व्यवस्था में आप नेता विपक्ष हैं तो ये शपथ मतलब कुल मिला के तो ठीक वही आ गया ना, आरोप लगाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। सबूत नहीं दिखाएंगे। दरअसल ये सारा मसला क्या है, मसला ये है कि देश की जनता के मन में संदेह पैदा हो जाए। देश की जनता को लगने लगे कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ तो है। क्या गड़बड़ है किसी को नहीं पता। हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी पंजाब जीत जाए, किसी को नहीं पता। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत जाए, किसी को नहीं पता। तब नरेंद्र मोदी अमित शाह छुट्टी पे चले जाते हैं। तब नरेंद्र मोदी अमित शाह चुनाव आयोग के साथ नहीं कोई मैनिपुलेशन करते हैं। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी तब कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी जब कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य, बेंगलुरु और हैदराबाद, पैसे के लिहाज से, फंडिंग के लिहाज से, कंपनी के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है, वहां जब जीत जाते हैं कांग्रेस पार्टी तो कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी खुद, इतनी टेंस बैटल थी कर्नाटक की, आपको याद होगा क्या क्या वहां नहीं हुआ था, बजरंगबली से लेकर और सब कुछ हुआ था। पीएफआई पर बैन लगा तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम सत्ता में आए तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। उस कर्नाटक को भारतीय जनता पार्टी हार गई। आज वहां उसकी सरकार नहीं है और उसके बावजूद ये कहना, और जिस तरह से चुनाव हुए वो बहुत साफ दिखता है कि देश की जनता मन बनाती है, तय करती है। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई बड़े कम अंतर से, कांग्रेस पार्टी उसको नहीं बना पाई, नहीं बचा पाई। अगली बार पूर्ण बहुमत दे दिया। सवाल यह है कि आप भूमिका कैसे निभा रहे हैं। गुजरात में 99 सीटों पर चली आई भारतीय जनता पार्टी 2017 में, 22 में प्रचंड बहुमत हो गया, क्योंकि देखा कि आपको जितनी सीटें दी हैं उसके लायक नहीं हुआ। वो हार्दिक पटेल लौटाया, अल्पेश ठाकुर इधर चला आया, जिग्नेश मेवानी, उसका कोई मतलब ही नहीं, वो कम्युनिस्ट एक सीट पर अपना करता रहता है। आप लड़ कैसे रहे हैं, जनता का भरोसा जीत पा रहे हैं क्या?
और देश का मतदाता वो लाइन में लग के सर्दी गर्मी बरसात वो वोट दे और आप उसको वोट चोरी कह देंगे? शर्म नहीं आती है बोलते हुए? आप देश के लोकतंत्र का, देश के मतदाता का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम नागरिकों का हम अपमान कर रहे हैं। और ये करके आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सत्ता नहीं मिली, यानी आपको सत्ता नहीं मिली तो आप देश में आग लगाने का काम करोगे। आपके समर्थक सोशल मीडिया पर जाने क्या क्या लिख रहे हैं। आप सोचते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात भारत के बन जाए? ये खतरनाक है। और अगर आप ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के उसमें साथ आप कुछ करके कुछ कर लेंगे, ये भी संभव नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं अब उसका भी नरेंद्र मोदी बहुत ठीक से जवाब दे रहे हैं। अभी तक था तो वो कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड डील किसी तरह से हो जाए, और वो ठीक है, भारत के हित में भी थी। लेकिन अब ब्रिक्स जो थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, अब वो ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया वो एक साथ आ रहे हैं। और डिसिल्वा लूला ने तो, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो बहुत साफ साफ कह दिया कि भैया हम ट्रंप से नहीं बात करेंगे, हमको बात करनी होगी तो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग से बात करेंगे। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि चीन हमारा दोस्त हो सकता है, चीन किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने भी तो कोई दोस्ती नहीं निभाई है। और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, भारत अपनी शर्तें तय कर रहा है, दुनिया बदल रही है, उसमें नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम अपने देश के किसान, पशुपालक, दुग्धपालक, छोटे उद्योग, उनके हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो लड़ाई तो कई फ्रंट पर चल रही है और बड़ी जबरदस्त चल रही है। ये जो हिपोक्रेसी की बात आ रही है ना, किसानों की बात, किसानों के जब कृषि कानून आए, जो जिस तरीके का यहाँ पर माहौल बनाया गया, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से, और उसमें तमाम दूसरे तत्व भी घुसे थे, सबको पता है, खालिस्तानी भी उसमें घुस रहे थे। उस वजह से नरेंद्र मोदी ने एक गलत फैसला लिया, तीनों कानून वापस लिए, और उसको उन्होंने माना कि था फायदे में, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन बात चूंकि किसानों की थी, किसानों की नाराजगी थी, किसानों पर भारत की कोई भी सरकार होती है उसको संवेदनशील होना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप से टकराने की कोशिश जो की है, वो फिर किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के हितों पर, ये ध्यान रखिए। लेकिन क्या आपने देखा कि इसको लेकर कहीं ट्रंप ने वो करा दिया, सीज फायर करा दिया, युद्ध विराम करा दिया, हमारे इतने विमान गिरे? ये सब बात करने वालों लोगों के मुंह से कभी आपने सुना कि किसानों के हितों की सुरक्षा करिएगा, ट्रंप के साथ में ऐसा कोई सौदा मत करिएगा? कहीं आपने सुना? मोदी ने वो नहीं होने दिया। मोदी ने जो कहा, ऐसे नहीं कहा कि हमें व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ऐसे नहीं कहा है। इस चीज़ को समझिए कि अमेरिका से जेनेटिक मॉडिफाइड अगर बीज आ रहा है, वहाँ से मांसाहार करने वाली गाय, चूँकि वहाँ पर जो फूड दिया जाता है उसमें मांस भी होता है, इस तरीके का दूध। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि 400 किलो के पहलवान के अखाड़े में आप 200 किलो के पहलवान को नहीं डाल सकते। हमारे जो किसान, सीमांत या मझोले किसान हैं, हमारे जो पशुपालक हैं, उनके लिए 140 करोड़ की जो आबादी का जो पूरा जो व्यापार का जो क्षेत्र है, उनका जो पूरा मार्केट है, उसमें इतना बड़ा पहलवान लाके हम नहीं देंगे। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है हमारे किसानों की, और हमारे जो दुग्ध पालकों, जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनकी सुरक्षा की। मोदी ने वो किया। और ट्रंप ने क्या किया? ये देश है जय जवान जय किसान का। पहले जवानों के शौर्य पराक्रम पर सवाल उठाने की कोशिश की कि हमने सीज फायर करा दिया, और जिस पर ट्रंप से ज़्यादा दोषी थे राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर भारत के तमाम वो ट्विटर वीर और सोशल मीडिया वीर, जिनको ये भी नहीं समझ में आता है कि वो भारतीय होने का उनमें कहीं कुछ तत्व बचा है कि नहीं बचा है, वो कैसे इस पे खेलते चले गए। आरोप लगाया गया कि भाई डील दे दी गई, इसलिए यहाँ पर सीज फायर हो गया। डील तो नहीं हुई, तो एक झूठ तो वहाँ पर पूरी तरीके से पकड़ा गया। फिर आते हैं किसान की बात। किसानों के मुद्दे पर जैसे ही ट्रंप ने, चूंकि ट्रंप के लिए क्या है कि भाई 60 लाख करोड़, कितने हैं, 60 लाख करोड़ डॉलर का वहाँ पर सब्सिडी देते हैं वहाँ पर अमेरिका में। अब वो इतना सस्ता बेच सकते हैं यहाँ पर, वो हमारे किसानों को इतनी सब्सिडी नहीं मिलती है, तो उनको अगर हम यहाँ पर लाते, सीधे सीधे किसानों के हितों पर कुठाराघात था, और वो ना करना पड़े, इसलिए मोदी ने वहाँ पर स्टैंड लिया। ट्रंप की नाराजगी, पहले भाई देखो मुझे नोबेल नहीं लेने दे रहे हैं, मुझे युद्ध रुकवाने का श्रेय नहीं देने दे रहे हैं, और उसके बाद जो है हमें ये मार्केट नहीं देने दे रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, 35 करोड़ लोगों के लिए कितना 4% को ट्रंप नहीं कहा था ना कि 4% आबादी दुनिया की होंगे आप महाशक्ति, आप रणनीतिक तौर पर भी साझेदार हैं, लेकिन ट्रंप की इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अमेरिका के अंदर भी आक्रोश पैदा होता जा रहा है। जो हमारे यहाँ से जेनरिक दवाएं जा रही, हमारे से जो सर्विस सेक्टर है, तो दिक्कत अंततः उनको आनी। लेकिन देखिए हमारे सामने चुनौती है, हमारा
बड़ा व्यापार है, हम अच्छा निर्यात करते हैं, 7.38 लाख करोड़ का हमारा यहाँ से निर्यात होता है, निश्चित तौर पर उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन जो अभी हर्षवर्धन ने कही बात कि हमने नए साझीदार बनाने शुरू कर दिए हैं अपने किसानों के लिए। जब हम FTA करते हैं तो उनके लिए वहाँ पर मार्केट ढूंढा है, ब्राज़ील से बात होती है, SCO जा रहे हैं, और अभी तो ये देखिए जो NSA डोभाल और पुतिन की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, वो सब जा रही थी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वोटों की चोरी हो रही है, और भारत जो है विदेश नीति में नए प्रतिमान खड़े कर रहा है। और मैं फिर कहता हूं कि जब जब भारत के पुरुषार्थ पर कोई प्रहार करता है तो भारत और मजबूत होकर उभरता है, और यही भारतीयता है। ये लोग भारतीय नहीं है। हमने तो इंदिरा गांधी के समय में, अटल जी के समय में भी इन सबको झेल लिया, हम सबसे उबर कर निकल कर आगे आए। आज तो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने इस देश की बुनियाद इतनी मजबूत कर दी, हम हर क्षेत्र में इतने डाइवर्सिफाइड हो गए। हमारे UPI से लेकर, हमारा सेमीकंडक्टर से लेकर, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो कुछ हमने अर्जित किया है वो कमाल का काम है। तो हम अब पीछे जाने वाले नहीं, और देश का बुनियादी ढांचा इतना हमने दुरुस्त कर दिया है, और हमारी होम ग्रोन इकोनॉमी, कमा लिए, हम ही से पैसा चाहिए, हमारे यहाँ ही बाजार चाहिए, हम ही को आंख दिखाओगे, ये तो नहीं चलने वाला है। और बड़ी स्पष्टता से समझिए, भारत अपनी अगली छलांग के लिए तैयार हो चुका है। भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है जब दुनिया उसे डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाती हुई देख रही है। 2047 सिर्फ नारा भर नहीं है, सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, 100 साल का भारत पूरी तरह से विकसित होगा। और देखिए 2030 में हम $20 बिलियन ट्रेड करेंगे ब्राजील के साथ, ये एक लक्ष्य रख दिया। ब्रिटेन के साथ हम FTA कर लेते हैं। चाइना सूरज पश्चिम से उग रहा है, हालांकि हमको सतर्क रहना चाहिए, चीन भरोसे लायक नहीं है। वो कह रहा है कि भारत की संप्रभुता वो कोई और चुनौती नहीं। चीन की भी मजबूरी है ना, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो अपने हितों को देखते हुए करेगा। जी, ट्रंप जो कर रहे हैं वो अमेरिका के सहित पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। भारत तो बच जाएगा, हमारा उतना एक्सपोर्ट का नहीं है, लेकिन अमेरिकन के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। और कई लोग इसको हास्य में कहते हैं, कह रहे आप तो अमेरिकियों को महंगा बता रहे हो, महंगा बता रहे हो। भैया ये सच है ना कि अमेरिकियों को महंगा सामान मिलेगा। और आप एक चीज और समझिए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने लिख दिया कि अरे टैरिफ लगेगा तो हमें तो इतना महंगा हो जाएगा, हमको इतना देना पड़ेगा। अरे भाई, टैरिफ हो ज्यादातर अमेरिकन कंपनियां ही हैं, टैरिफ का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होने वाला है। दूसरा, जब भारत ये सब कह रहा है तो वहां के लोगों को महंगा पड़ेगा, टैरिफ का जो असर होगा वो उनकी कंपनियों पर पड़ेगा, उनकी कंपनियों की बैलेंस शीट गड़बड़ाएगी, नया बाजार उनको भी खोजना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ एक चीज मैं कहूं, जो कई लोग कह रहे हैं कि भारत को भी वैसा टैरिफ लगाना चाहिए अमेरिकी कंपनियों पर, उससे बचना चाहिए। हमें इस मामले में चीन से सीखना चाहिए कि वो लड़ाई के दौरान भी ट्रेड के हितों को कैसे अमेरिका के साथ अपने हितों को साधता रहा, भारत को भी उसी तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, पैरेलल हमें अपनी इंडिजीनस इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए, जिस पर हम बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं, जो अभी तक नहीं था। अब लगातार वो दिख रहा है कि हमारी हर क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी है जो दुनिया की दूसरी कंपनियों के मुकाबले खड़ी दिख रही है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो हर्षवर्धन ने बात कही, तमाम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि राहुल गांधी जैसे कह रहे थे कि ट्रंप को बताइए कि वो झूठा है, सदन के अंदर आकर बोलिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जब पूरी तरीके से विदेश मंत्रालय से बयान आता है तो राजनयिक भाषा और उस शब्दावली की अगर तमीज किसी को नहीं है तो उसके लिए तो दोष कम से कम विदेश नीति को तो नहीं दिया जा सकता है। उसमें जब साफ साफ लिखा जा रहा है कि हम अपने भारतीय लोगों, भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक बड़े और कड़े कदम होंगे सब उठाए जाएंगे, इसमें सब कुछ सन्निहित है। देखिए, राजनीतिक अपनी एक भाषा होती है और उसके बाद कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी ने पहले तो जो ये कहा गया कि सीज फायर, उसको खत्म, ट्रेड डील को लेकर जो पूरा कृषि मार्केट जो खोलने की बात चल रहे थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और ये कहा भी। और देखिए, पॉलिटिकल दलों ने तो इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन वो क्या नाम है, वो जो किसान नेता हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, किसान नेता नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया, जो यहाँ पर किसान आंदोलन में बैठे भी हुए थे। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को जो यहाँ पर नहीं घुसने दिया हमारे किसानों के हितों में, ये एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जो लोग किसान नेता वाकई हैं, माजरा साहब, क्या नाम था उनका, मैं कुछ इस तरह के नाम मैं भूल रहा हूं उनका, उन्होंने चढ़ूनी जी, हाँ चढ़ूनी जी, माफ कीजिए, बिल्कुल सही आपने कहा, चढ़ूनी जी ने ये साफ साफ कहा यहाँ पर कि देखिए हमारे हितों का पूरी तरीके से ये ध्यान रखा जा रहा, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। तो ये बात उनको भी समझ में आ रही है, नहीं दुनिया को समझ में आ रही है, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रही। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग चूंकि जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसको, उस हिस्से को जरूर छूना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव 2 एपिक कार्ड लेकर बैठे हैं,
और कहते हैं कि ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अरे भाई, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि ये वाला आपका नहीं है तो दूसरा एपिक कार्ड आप कहाँ से लाए, ये बताइए। असली मसला देश को याद रखना चाहिए। क्या देश के हितों को लेकर हमारे नेता संवेदनशील हैं? जवाब यह दिख नहीं रहा है। क्या हमारे नेता कुछ देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब आता है हाँ। जिनको सत्ता नहीं मिली वो लोकतंत्र को खत्म करने पर, उपहास करने पर, अराजकता फैलाने पर लगे हुए हैं। क्या इस देश में चुनाव आयोग की भूमिका और मजबूत होनी चाहिए? बिल्कुल और मजबूत होनी चाहिए। चुनाव आयोग को और स्वायत्त होना चाहिए, लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग को मतदाता सूची का शुद्धिकरण तो कराना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का मूल ही वही है कि वो अच्छे से चुनाव कराए। क्या इस देश में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक होना चाहिए? बिल्कुल लिंक होना चाहिए। हर किसी का बायोमेट्रिक होना चाहिए, जिससे एक जगह का वोटर दूसरी जगह नहीं बन पाए। क्या इस देश के लोगों की पहचान होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एनआरसी तय किया जाना चाहिए। इसके बिना इस देश की डिबेट खत्म नहीं होगी। इन सब पे बाधा कौन बन रहा है? वही लोग जो ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बस आखिर में इतना कहूँगा कि राहुल गांधी लगातार वो कहते हैं कि चल झूठा कहीं का, एक फिल्म आई थी, झूठ की कोई सीमा नहीं है। वो कहते हैं ना कि मतलब सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो ये जो बिल्कुल बेइंतहा झूठ पे वो जा रहे हैं, ये कांग्रेस का और अपना नुकसान करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो लगातार अब देश के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कहीं ना कहीं वो कारतूस बनते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।